हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये प्रोविडेंट फंड के बारे में तो आप डिटेल सैलरी के फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। ओके, अभी जो हम बात करेंगे उस सैलरी में हमने डिस्कस किया था, वो ये किया था कि हम प्रोविडेंट फंड कितने टाइप के होते हैं और हम किसी भी प्रोविडेंट फंड में जो पैसा लगाते हैं उसका ट्रीटमेंट सैलरी में हम कैसे करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो डिस्कशन था वो इन्वेस्टमेंट को लेकर था। यहाँ पे जो डिस्कशन आएगा कि प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डाला गया है वो पैसा जब हमें, क्योंकि हमारे भविष्य के लिए डाला गया था ना, और वो पैसा जब हमें वापस मिलेगा देन वो टैक्सेबल होगा नहीं होगा, ये है डिस्कशन का सीन, राइट। तो अभी उसके लिए सबसे पहले वापस हम उसी बात पे आ जाते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोविडेंट फंड जो हमारे मेन थे वो तीन थे, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, राइट। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो था मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो आपको उस इस समय तो अब मुझे वो वाली डिटेल आई थिंक कि डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप उसी वीडियो को फिर से देख सकते हैं। लेकिन जो मैं असली बात बताना चाह रही हूँ वो यही है कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से जो पैसा आपको वापस मिलता है वो इन्वेस्टमेंट का पैसा, अभी इन्वेस्टमेंट हमने की है क्योंकि हम रिटर्न के या हम अपने भविष्य को सेफ बनाने के लिए कुछ सेविंग्स के तौर पे करते हैं। ओके, तो वो सेविंग्स करते हैं तो कभी ना कभी हमें वापस ही तो मिलनी है ना। तो वो सेविंग जब मुझे मेरे घर वापस आती है तो क्या वो मेरे हाथों में टैक्सेबल है? तो हम बताएंगे कि नो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से जो भी पैसा आपको मिलेगा वो बिना किसी कंडीशन के एग्जेम्प्ट है। ओके, अब आ जाते हैं आगे। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा भी एग्जेम्प्ट होगा, बट इसमें एक कंडीशन लगा दी है। अब कंडीशन ये है कि जहाँ मैं जॉब कर रही थी और मतलब जहाँ का ये पैसा है, मतलब मैं जहाँ जॉब करूँगी तो वहीं तो प्रोविडेंट फंड मेंटेन किया जाएगा ना, मेरा एम्प्लॉयर ही मेंटेन करेगा और वहीं मैं अपना पैसा उसमें थोड़ा थोड़ा अपनी सैलरी में से कटवाऊँगी, राइट, और वही पैसा मुझे वापस मिलेगा। तो कंडीशन क्या है, वो ये कहता है कि एग्जेम्पशन आपको तभी मिलेगी जब आपने उस एम्प्लॉयर के यहाँ कम से कम 5 साल तक काम किया होगा, तब जाकर वहाँ से मिलने वाले रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के पैसे को आपके हाथों में टैक्स एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। अगर 5 साल से, अब मान लीजिए मैंने 3 साल नौकरी करके छोड़ दी, राइट, अपनी मर्जी से छोड़ दी, मैंने कहीं और चली गई, तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसका रीज़न उसने क्लियरली बोल दिया है, भैया कम से कम 5 साल मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, अगर 5 साल पहले बीमार हो जाता है कोई पर्सन या कोई ऐसा रीज़न, मान लीजिए अगला बिजनेस जिस जगह मैं काम कर रही हूँ, मान लीजिए वो ब्रांच ही बंद हो जाएगी, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ना, वो मेरे हाथों में नहीं है, वो मेरे कंट्रोल के बाहर है, दैट इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल, राइट, दैट इज़ बियॉन्ड माई रीच। सो इफ़ मेरी इल हेल्थ या मेरे किसी ऐसी वजह से जो रीज़न मेरे हाथों में नहीं है या मेरी वजह से नहीं है या मेरे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर उसने मुझे निकाला नहीं है, इस तरीके का कोई सीन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर 5 साल आपने नौकरी करी है, ठीक है ना, तो फिर तो आपके हाथों में एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन अगर 5 साल आपने नौकरी नहीं की, आपने जानबूझ के छोड़ दिया या आपको उसने भगा दिया है कि भैया आप बकवास काम कर रहे हो या आप बेकार हो या आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो आपको जो भी पैसा मिलेगा आरपीएफ का सारा टैक्सेबल होगा। इसलिए अगर हम आरपीएफ के हिसाब से सेविंग कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए एज एन एम्प्लॉय कि हम जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ कम से कम 5 साल ज़रूर करें, ताकि जब कल को आरपीएफ का पैसा मुझे मिले तो वो टैक्सेबल ना हो। ओके जी, नेक्स्ट आ रहा है अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपको बता दूं 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें यहाँ पे भी हैं, ऐसे नहीं है कि इसमें नहीं है, इसमें भी थी इसमें भी थी, लेकिन यहाँ वो प्रॉब्लम था ही नहीं। असली प्रॉब्लम यहाँ आता है, हालांकि ये कोई प्रॉब्लम ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल के समझा देती हूँ कि अनरिकग्नाइज जो प्रोविडेंट फंड होता है, अगर आपने सेविंग इसमें कर रखी है ना, तो पहले इसमें 4 चीज़ें ध्यान रखिए। ऑब्वियसली मेरा कंट्रीब्यूशन, यानी कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फिर मेरे कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट, फिर मेरे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं दोबारा बताती हूँ। एक तो हो गया एम्प्लॉय, ये देखो 3rd नंबर पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, फिर 1st नंबर पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, फिर
एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पर टैक्स इंटरेस्ट, सेकंड नंबर पे देखो दिख रहा है, और फोर्थ पे मेरे कंट्रीब्यूशन पे। फिर से बता रही हूँ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैं अपनी सैलरी से 500 रुपये कटवा रही हूँ और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डलवा रही हूँ, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, अब उसी 500 रुपये को मेरा एम्प्लॉयर कहीं जमा कराता है, उस पर जो इंटरेस्ट आता है मान लीजिए 50 रुपये आता है, तो वो इंटरेस्ट किस चीज़ का है, मेरे जमा कराए हुए 500 रुपये पर है। ओके जी, ये बात क्लियर हो गई। ये पॉइंट नंबर 3 और 4 मैंने क्लियर किया। ओके, अब आ जाता है मेरा एम्प्लॉयर भी मेरे साथ साथ कुछ पैसे मेरे लिए उसी प्रोविडेंट फंड में डालता है। ओके, तो वो डालता है मान लीजिए 400 रुपये, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 400 हो गया। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब उस 400 रुपये को भी मेरे 500 रुपये के साथ मिलाकर किसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है, तो उस 400 रुपये पे जो इंटरेस्ट आएगा मान लीजिए वो आता है 40 रुपये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो देखो दोनों की एक ही जगह की जाती है, ये नहीं है कि मेरा पैसा लग जा रहा है और उसका पैसा लग जा रहा है। नो, हमारे दोनों के पैसे मिलाकर एक ही फंड में डाले गए हैं, तो उस फंड को कहीं ना कहीं एक ही जगह इन्वेस्ट किया गया होगा, और उस इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट आएगा, हम सिर्फ आपको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लियर कर रही हूँ कि मेरे 500 रुपये पर और उसके 400 रुपये पर जो इंटरेस्ट आएगा वो अलग अलग एक बार कर लो, ताकि हम कैलकुलेशन सही ढंग से कर पाएँ। ठीक है, अब हो गई जी 4 चीज़ें हमारी क्लियर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, ध्यान दीजिए। अब मैं सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 3 और 4 लूँगी, 3 और 4 लूँगी। 3 पे आ जाओ, या मैं ऐसे करती हूँ फर्स्ट और सेकंड पे आ जाते हैं, चलो आपको थोड़ा इजी रहेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 400 रुपये था और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो 40 रुपये इंटरेस्ट था, क्या करना है उसका। एम्प्लॉयर से जो कुछ मुझे मिलता है बेटा वो किसका पार्ट होना चाहिए, सैलरी का, तो लो जी सैलरी में डाल दो, यानी 400 रुपये को सैलरी में आपको अब आपको होगा कि 400 रुपये को क्यों मैडम, 400 रुपये तो कटवाया है। बिल्कुल सही आपने सोचा, मुझे 400 रुपये नहीं डालना है, मुझे 400 रुपये नहीं डालना है। 400 400 400 इकट्ठे करके जब तक मैंने नौकरी करी तब तक वो कटवाता रहा और मेरे फंड में डालता रहा। फंड्स में जब ऐड करता रहा तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पैसा इकट्ठा जब मुझे मिला, मान लीजिए अब मैं चारों को अगर मैं ऐड करके देखूँ तो मुझे मान लीजिए मेरे हाथ में 40,000 रुपये आया। ठीक है, 40,000 रुपये आया है। ये आई थिंक यार एक क्वेश्चन भी है, मैं आपको चलो यहीं क्लियर कर देती हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, यहीं पे आ जाइए। देखो ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ही रिसीव्ड ₹40,000, ही कौन है, जो एम्प्लॉई है, राइट। 40,000 मिले उसको, किसके मिले हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के मिले हैं। ठीक है, उसने ना बताया हुआ है, शायद इस क्वेश्चन को हमने पहले पूरा नहीं पढ़ा है। हाँ ये देखो लिखा हुआ है, ही रिसीव्ड ₹40,000 इंक्लूडिंग 8,000 इंटरेस्ट फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ विच, यानी 40,000 रुपये उसको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मिल गए। ओके, मिल गए। ठीक है, और जिसमें आधा अमाउंट उसके एम्प्लॉयर ने डाल रखा है। अब आप देखो 40,000 में 8,000 तो इंटरेस्ट हो गया ना, इसका मतलब 32,000 हो गया ना कंट्रीब्यूशन। 32,000 में से 16 हो गए हम दोनों के, 16 उसके हो गए, 16 इसके हो गए। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 पे 16 हो गए। यहाँ पे क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब रह गए 8,000 में से भी 4,000 पॉइंट नंबर 2 पे जाओ, पॉइंट नंबर 4 पे भी 4,000 जाओ, हो गए ना बहुत, टोटल 40,000। ठीक है, अब करना क्या है मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। जो तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 40 में से 8 तो इंटरेस्ट के गए, 32 में से 16 हो गया एम्प्लॉयर का, उसको सैलरी में, यानी कि जो सैलरी मुझे मिलेगी उसमें 16,000 रुपये उस साल, जिस साल ये पैसा मुझे मिलेगा ना, उस साल आपने ऐड कर देना है। ओके, तो 16,000 रुपये जैसे ही मुझे मिले, एक तरह से प्रोविडेंट फंड में से वापस मिले, वो 16,000 रुपये क्योंकि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन क्या है ना, वो सैलरी में ऐड कर देना। तीसरे नंबर पे जो 16,000 है उसका क्या करना है, वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट है। जो मेरे वाले 16,000 थे ना, वो मैंने कहीं नहीं दिखाने हैं, वो मेरे लिए एग्जेम्प्टेड है। होगी काम खत्म। अब रह गई है 8,000 की कहानी। 8,000 में से 4,000 इंटरेस्ट आपके वाला और 4,000 इंटरेस्ट मेरे वाला, राइट। अब 4,000 इंटरेस्ट की बात करो, जो आपके वाले पे है, यानी कि जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे 4,000 का इंटरेस्ट है, उसका क्या करना है, वो भी सैलरी में जाना है। दे कौन रहा है, मतलब किसकी वजह से मिल रहा है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर की वजह से मिल रहा है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट भी दोनों मिलाकर सैलरी में डालने हैं, राइट। ओके, क्लियर है ये बात। तीसरी बात मैंने बता दी थी, मेरा कंट्रीब्यूशन 16,000 एग्जेम्प्ट है। 4 पे आ जाइए, जो मेरे वाले कंट्रीब्यूशन पे 4,000 इंटरेस्ट आया था, उसका क्या करना है,
उसका क्या करना चाहिए। वैसे अगर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बेटा कौन सी चीज़ें डालते हो ज़रा सोच के बताइए। फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम वो सारी इनकम्स डालते हैं जो बाकी के चारों हेड्स में नहीं आती। जैसे सबसे पहले सैलरी में, अभी ये 4,000 इंटरेस्ट क्या मेरे सैलरी का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर दूसरी बात, क्या ये बिजनेस का है? ये भी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का है? नहीं है। कैपिटल गेन का नहीं है। तो भैया किस चीज़ का है? ये वो पैसा है जो मैं इन्वेस्ट करती हूँ और उसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट आता है, ये वो है, राइट। और इंटरेस्ट का पैसा हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है। इसलिए मैं अपने कंट्रीब्यूशन पे जो मेरे को टैक्स मिला, जो इंटरेस्ट मिला है, वो क्योंकि मुझे एक तरह से फंड में से मिला है, वो फंड कहीं बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। तो वो मेरे एम्प्लॉयर ने थोड़ा इन्वेस्ट बेशक मेरे एम्प्लॉयर ने किया है, लेकिन इंटरेस्ट मेरे को एम्प्लॉयर थोड़ा ना दे रहा है, वो तो उस फंड में पैसा डालने की वजह से मुझे मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये पैसा जो 4,000 रुपये मेरे कंट्रीब्यूशन पे था वो अदर सोर्सेज में ही जाएगा। फिर से बता रही हूँ, मेरे कंट्रीब्यूशन, आपके यानी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन वाला पैसा सैलरी में, इंटरेस्ट सैलरी में, मेरे वाला कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट और मेरे वाला इंटरेस्ट जो है वो अदर सोर्सेज में। तो सेम केस बेटा यहाँ पे भी रहेगा। 40,000 है, 40,000 में से 8,000 हटा दो पहले इंटरेस्ट के, 32 को आधा आधा कर दो, 16 तुम्हारे 16 मेरे। तो तुम्हारे वाले सैलरी में, तुम्हारे का मतलब मैं एम्प्लॉयर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तुम्हारे वाले सैलरी में और तुम्हारे वाले 16,000 पे जो 4,000 ये इंटरेस्ट आया ना आधा आधा, तुम्हारे 4,000 भी सैलरी में हो गए, 20,000 सैलरी में गए। अब रह गई बात बाकी के 20,000 की, जिसमें से 16 एग्जेम्प्ट है और वो जो 4,000 है वो अदर सोर्सेज में जाएंगे। आप इसका ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में देख सकते हो मेरे ख्याल से। चलो जो भी है यही है, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वो पेज वहाँ पे छोड़ा नहीं है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा, आप अपने बुक्स में चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा सीन रहेगा इसका, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। ओके, तो ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे जो आपको रिटायरमेंट के समय ही मैक्सिमम टाइम पे मिलते हैं। ओके, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट में, बुक में नहीं सॉरी, ये सैलरी के चैप्टर के लास्ट में आपको एक पूरी लिस्ट दे रखी है। वो उस चीज़ की लिस्ट है जो हमने एक एक करके पढ़ी है। जैसे सबसे पहले ग्रेच्युटी पढ़ी थी, ग्रेच्युटी के बारे में बता रखा था पूरी बात, कैसे ट्रीटमेंट होना है, और उसके बाद कैसे कैसे 15 डेज़ है, 20 लाख है, ये सारी चीज़ें। और सैलरी का मतलब क्या होगा, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी है, डीएनएस अलाउंस है, नहीं है, जो भी है, तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो अगर आपको शॉर्टकट में देखना हो तो यहाँ आपके शॉर्टकट्स हैं। एक बार आप अच्छे से पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद ये आपको दे ही रखा है। जल्दी जल्दी में जब भी तैयारी करनी हो और एक बार नज़र डालनी हो तो आप इस पर नज़र ज़रूर डालिएगा, ठीक है। ये आपकी बुक में लास्ट में दे रखा है। देखो, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन जो आज मैंने करवाया, नहीं आज नहीं करवाया था, दूसरे वीडियो में करवाया था। और ये प्रोविडेंट फंड का इसमें नहीं है। प्रोविडेंट फंड का क्यों नहीं है उसका रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का सीन इसमें थोड़ा आने की कोई ख़ास वजह नहीं थी। इसमें है ग्रेच्युटी, पेंशन, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव और रिट्रेंचमेंट और कंपनसेशन। हालांकि 6 चीज़ें हैं। प्रोविडेंट फंड भी है जो अभी हमने करवाया, लेकिन क्योंकि उसमें ना सैलरी वैलरी का ज़्यादा टेंशन नहीं होता, तो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो उन्होंने खोल के समझा रखी हैं, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए उन्होंने इस टेबल में उसको डाला नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।